अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो मेंस की तैयारी करते हो बच्चे, ऐसा क्या मेन एम्फेसिस डालेंगे कि मेंस की तैयारी करते हो बच्चे इस बात का ध्यान रखें ताकि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए? देखिए, पहले तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए कि मेंस क्या डिमांड करता है। आपको पता होना चाहिए, आपको सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कहाँ फिट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी को, वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो उसी में उसको फिट कर पाएंगे। आप उसको सोशल जस्टिस में भी अगर क्वेश्चन आता है या ह्यूमन राइट्स में क्वेश्चन आता है, इंडिया ने इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन में भी एक कन्वेंशन ज्वाइन की है, उसमें क्वेश्चन आता है, कहीं भी फिट कर सकते हैं। आपको पढ़ते हुए सोचना है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो पढ़ रहा हूं मैं कितनी जगह यूज कर सकता हूं। जो मैंने खुद किया कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ता था ज्यादा और उसको ये नहीं मुझे पता था कि मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इसको मैं कैसे मैं अपने आंसर में लेके आऊंगा। पर्टिकुलर ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन मैनुअल स्कैवेंजिंग पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने उसको लिख दिया। लेकिन जनरली यूपीएससी ऐसे पूछता नहीं है, यूपीएससी वाइडर डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछता है। आपको सोचना है कि मैं इसको अपने किसी ना किसी आंसर में जो मैंने पढ़ा है मैं लिख के आऊंगा, मैंने सोचना है। उसके अलावा देखिए, मेरी तो बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी रहती थी कि मैं ज्यादा पढ़ लूं और बिना लिखे मेरा काम चल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली मुझे लिखना पड़ा और बहुत ज्यादा लिखना पड़ा। तो मैं कहूंगा आप इनिशियली अपनी लेथार्जी को छोड़ दीजिए। 3 से 4 महीने अगर आप अपनी लेथार्जी को छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही एडवांटेजेस, लाइफ लॉन्ग आप एडवांटेजेस रहेंगे। तो लिखिए, स्टार्टिंग से लिखिए। लिखते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो सारा जो पेन है वो आपकी अचीवमेंट में बदल जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप ट्राई कीजिए स्क्रिबलिंग जो मैंने बताया, वो क्या पता आपके लिए एडवांटेजेस ना हो, आपको सूट ना करे, लेकिन अगर आपको सूट करेगा, आप एक इंडिविजुअल को भी सूट करेगा। मेरे 5 अटेम्प्ट में मैं कट ऑफ के नजदीक भी नहीं आया और इस बार मुझे लगता है मेरे मार्क्स एटलीस्ट 50 मार्क्स अबव होंगे कट ऑफ से। तो मुझे लगता है अगर मैं एट्रीब्यूट करना चाहूंगा तो इसी बात को एट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि मैं स्क्रिबलिंग को अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो मेरे पास कुछ वो है, नोट्स है, मैं दिखाना चाहूँ। तो ये है रजिस्टर मेरा। तो इसमें जो है ये लिखा हुआ है मैंने। अगर मैं अब इसको पढ़ूंगा तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है। नॉलेज का KN लिख दिया, एक्सपीरियंस का EX लिख दिया, कोऑपरेशन का, कोऑपरेटिव मूवमेंट का CO लिख दिया या COP लिख दिया। तो ये जो पॉइंट्स थे मुझे लिखने में, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आ गया जैसे फेडरलिज्म जैसे मैंने डिस्कस किया, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस आ गया, या फिर गवर्नर की रोल ऑफ गवर्नर आ गया, तो मैं पहले इस तरीके से लिखता था कि मुझे कितना पता है गवर्नर के बारे में, गवर्नर और उसकी रिलेशंस के बारे में, गवर्नर के इश्यूज, प्रेजेंट इश्यूज के बारे में, या स्पीकर के रोल के बारे में, वो मैं लिख दिए मैंने 4 पॉइंट। फिर मैंने देखता था ये एक में आपके आंसर राइटिंग के इक्विवेलेंट है, उसको जो है ऑल्टरनेट नहीं है आपकी टेस्ट सीरीज का, ये इक्विवेलेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आप जो लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आप मेंस दे रहे हैं, आप प्री और मेंस के बीच में जितना भी पढ़ रहे हैं वो इक्विवेलेंट है कि आप मेंस लिख रहे हैं एक तरीके से। मैंने 5 पॉइंट लिखे स्पीकर की रिलेशन के बारे में, और फिर मैंने देखा कि यार ये 5-6 पॉइंट मेरे मिस हो गए। ये क्यों मिस हुए मैंने, क्योंकि फिर भी मैंने पढ़ा हुआ है, फिर भी मिस होते हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है जितनी। तो 5 पॉइंट मैंने दोबारा से ध्यान करा, उन 5 पॉइंट को मैं लाइफ लॉन्ग ध्यान रखूंगा जो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में लिख दिए। लेकिन ये 5 पॉइंट में से जितने मैक्सिमम मुझे याद रह पाएंगे वो मैं अगर एग्जाम में लिखूंगा तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। ठीक है, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो कंक्लूजन है, ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन आप या इंट्रोडक्शन आप ध्यान करके जाएं। यूपीएससी देखिए एक स्ट्रेटेजिक एग्जाम है, उसमें आप अगर कंक्लूजन ध्यान करके जा रहे हैं या याद करके जा रहे हैं किसी भी उसके बारे में, वुमेन के बारे में आपको कंक्लूजन याद है, वुमेन के बारे में मैं क्या लिख के आऊंगा,
तो आप उसमें एडवांटेज में रह जाएंगे बाकी स्टूडेंट से। ये एक एडवांटेज, आधे आधे नंबर का गेम है। हाफ मार्क्स विल मेक अ डिफरेंस। एक नंबर में 12 स्टूडेंट्स, 12 कैंडिडेट्स को आप पीछे छोड़ते हैं एक नंबर में। हमें प्रिपरेशन करते हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो इसको, एक नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक नंबर पे आप 12 स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ते हैं। आप अपने आईएएस हैं तो आप किसी वहाँ उड़ीसा से अपने घर आ सकते हैं, और आईपीएस हैं तो आईएएस बन सकते हैं। लिस्ट से बाहर हैं तो आप लिस्ट में आ सकते हैं। हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है, एवरी नंबर इज इम्पोर्टेंट। तो स्क्रिबलिंग में कहूंगा कि सबको करनी चाहिए, ये सबका माइंड को एक्टिव रखता है और एक्टिव स्टडिंग है। और पैसिव जनरली क्या है, पैसिव स्टडिंग करते हैं हम, पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस गिनते हैं हम कि आज मैंने 100 पेज कर दिए। रिलेट नहीं करते चीजों को, सोचते नहीं है। तो जून साहब यही कह रहे हैं बार बार कि देखो आप स्क्रिबलिंग कीजिए, लिखिए चीजों को और रिलेट कीजिए। बहुत अच्छी बात ये इन्होंने बताई कि एक चीज को आप डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट है, जैसे एग्जांपल है मैनर्स के, उसको आप कहाँ यूज करते हैं, एथिकल डायमेंशन उसकी, एथिक्स क्वेश्चन में भी, कोई सोशल जस्टिस के क्वेश्चन में भी। तो कोई भी चीज पढ़े आप उसको आप सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स में और क्वेश्चन आंसर में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस याद होना चाहिए। तो आप सिलेबस भी अपना याद रखें। तो ये तो जून साहब की थी मेंस के लिए टिप्स। अब मैं चाहूंगा कि जून साहब मेंस में ऑप्शनल में काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और आजकल हम देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी काफी एस्पिरेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। तो जून साहब का भी जो ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो उसके लिए अगर आप कोई टिप्स देना चाहे अपने एस्पिरेंट्स को, प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि किसी भी ऑप्शनल के लिए, या चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, आप उसके लिए अपने नोट्स बनाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स हो जाती हैं लास्ट में जब हम रिवाइज करने बैठते हैं, और उससे अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता। आपने एक टॉपिक 4 जगह से पढ़ा होता है, और उससे आपकी जो है रिटेंशन पावर कम हो जाती है। तो अगर आपके पास एक जगह आपका सारा मटेरियल कंसंट्रेटेड है, तो आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी और आप उसको अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके अलावा तो जैसे जीएस में और ऑप्शनल में एक मेजर डिफरेंस है कि इन जीएस यू हैव टू बी जर्नलिस्ट, इन ऑप्शनल यू हैव टू बी स्पेशलिस्ट। इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिस्ट आई मीन दैट जब भी आप आंसर कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल दूं मैं एंथ्रोपोलॉजी का ही, कल्चर लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो आप कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं जब, तो आप कल्चर की डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि कल्चर एज डिफाइंड बाय E.B. टाइलर इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन द ईयर दिस ईयर। तो सेम आंसर के आपको 1/2 to 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। वो अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये टेक्निकलिटी इसमें आपकी देखिए, मुझे लगता है कि मेमोराइजिंग पावर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबको। जो 1-2 साल हो जाता है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई देश में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए डिफरेंट इश्यूज का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन पेपर डिमांड करता है कि आपको ईयर लिखना है, आपको बुक का नाम लिखना है, आपको आधा नंबर लेना है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज लेना पड़ेगा दूसरों से। तो इसलिए मेमोराइजिंग पावर थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके लिए मैंने ये स्क्रिबलिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की थी इस बार। और एंथ्रोपोलॉजी में मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं पेपर 1 में मोर और लेस स्टैटिक आते हैं, थोड़े आजकल डायनेमिक हो रहे हैं, लेकिन पेपर 2 ज्यादा डायनेमिक आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को हम देखें तो हमें डायमेंशंस इंक्रीज करनी है उसकी। अगर डायमेंशंस की टर्म्स में सोचें, मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अगर हम एग्जांपल लें, तो कैंडिडेट्स लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे उसके बारे में, लेकिन अगर हम उसकी डायमेंशन सोचें तो ओरिजिन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्यों ओरिजिन हुआ, उसके नाम क्या है, डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी क्यों एग्जिस्ट करता है वो, व्हाई इट स्टिल एग्जिस्ट इन डिफरेंट इन इंडिया, व्हाट इज गवर्नमेंट्स पॉलिसी विद रिगार्ड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, what are the pros and cons of shifting cultivation, what should the government do with regard to shifting cultivation। और जो भी है, मतलब हम इसको डायमेंशन बनाएं, और से और डायमेंशन बनाएं, ताकि अगर हम मतलब 7-8 डायमेंशन बन गई इसमें क्वेश्चन में,
अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स को कुछ कम हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन टेक्निकल बनाना जरूरी है। डायमेंशन बढ़ाएंगे तो सामने, और हेडिंग्स मैं ऐड करना चाहूंगा, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज कीजिए ताकि जो रीडर है उसके लिए बहुत आसान हो जाए पढ़ना। तो नंबर ऑफ, तो मैंने आंसर लिखे, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने आंसर लिखे तो दिखाए एक सीनियर को, जैसे धीरज दैया सर साहब के फ्रेंड हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैं लकी हूँ। तो मैंने आंसर दिखाया, मेरे आंसर्स में डायग्राम्स मैप्स वगैरह नहीं होते थे बिल्कुल भी। तो वो बोले कि आपके आंसर्स में सर इंट्रोड्यूस कीजिए मैप्स और डायग्राम्स। एग्जाम से 10 दिन बाकी थे, कुछ कुछ करता था मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं करता था, तो इंट्रोड्यूस किए मैंने। लेकिन फिर वो, मैं कहा सर अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन में मेरा इतना ही वो है। तो बोले कि नहीं सर आप कीजिए, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस हो, नहीं तो एग्जाम में रीडर को ये लगेगा कि बाकी सब इनोवेटिव हैं और ये इनोवेटिव नहीं है। सिंपल बात है, बिल्कुल मैं बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने कोशिश की इस टाइप की बातें इंक्लूड करने की। एथिक्स में मैं एक बात, अगर मेरा आउट ऑफ द वे जाके मैं एथिक्स में बात ऐड करना चाहूँ कि उन्होंने कहा कि हर क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए, प्रोफेशनल और पर्सनल। तो उससे क्या है, आपका जो आंसर है वो एनरिच हो जाएगा। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, हर क्वेश्चन में इंश्योर किया कि 2 एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस करो। एंथ्रोपोलॉजी में आप ट्राइब्स के नाम खूब डालिए, ट्राइब्स के नाम, अब ट्राइब्स की स्टडी कीजिए। मैं भी भारत एक एपिसोड है, उसको सुनिए, उसके बारे में लिखिए, क्योंकि आप सुन लेंगे फिर एग्जाम में उसको यूज नहीं कर पाएंगे बिना लिखे। उसको यूज कीजिए एंथ्रोपोलॉजी में, और उनकी जो भी बुक्स यूज कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इतने एग्जॉस्टिव नोट्स बना दिए कि वो उसको इफेक्टिवली रिवाइज नहीं कर पाए। वो भी एक, मुझे लगता है नोट्स बनाने का भी एक डिसएडवांटेज, कभी सोच भी नहीं सकता था कि नोट्स बनाने का भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इतने एग्जॉस्टिव बनाए हैं उन्होंने। तो स्ट्रिक्ट नोट्स आपने स्टार्टिंग होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए जून से आपकी जो स्ट्रेटेजी रही वो रहेगी, नोट्स आपकी क्रिस्प रहने चाहिए ताकि आपका रिटेंशन पावर बढ़े, आप उनको बार बार रिवाइज कर पाए। ठीक है। दूसरी बात, जो जीएस से जो सेपरेट करेगा ऑप्शनल को, वो है टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें। जैसे इन्होंने डेफिनेशन का एग्जांपल दिया कि किसी राइटर का नाम इंट्रोड्यूस करें तो उसको थोड़ा अपने ऑप्शन को टेक्निकल बनाए। तीसरा, डिफरेंट डायमेंशंस यूज करें अपने हर क्वेश्चन में। जून साहब ने बताया कि हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें मेंस में। ठीक है। और एक बात और थी जो क्या, इनोवेटिव, अपने आंसर को इनोवेट करने की कोशिश करें। जून साहब, मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि आपका इस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ एग्जाम, और मैं आपके साथ था इस बार। ठीक है। तो मैं अपने जो भी एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई हेल्प मैंने आपको प्रोवाइड की हो ताकि मैं अपने लगातार मोटिवेट रहूं और उनकी हेल्प और कर पाऊं बच्चों को। सर ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को लकी मानते हो। इनफैक्ट मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं आपके कांटेक्ट में आया। मेरे लास्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा प्लान था कि मैं कोई अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, थोड़ा फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है। तो मगर राजेंद्र नगर में कब तक रहेंगे, तो बाई चांस मेरा मूड बन गया कि मैं राजेंद्र नगर में ही रहूं। ठीक है, फादर ने भी कहा चलो कोई नहीं, 2-4 महीने की बात है। तो विनय साहब मैं पहले आ गया था यहाँ महीना भर पहले, और विनय साहब आए उसके 1 महीना बाद, प्रीलिम्स से शायद 2 महीने पहले आए थे। तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं और इतने साल से प्रिपरेशन की है, हमारे साथ ही प्रिपरेशन की है। मुझे तो पहली बार मिले थे, लेकिन इतने टाइम के बाद भी इतना एनर्जेटिक रहना अपने आप में एक प्रशंसा की बात है। तो प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ कि प्रीलिम से पहले मिले, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। साहब कहते थे कि टेस्ट सीरीज देने में थोड़ा सा बंदा हिचकिचाता है, तो सर कहते थे कि जो सबसे डिफिकल्ट काम है आपकी प्रिपरेशन का, हर बंदे की प्रिपरेशन का अलग वो होता है कि डिफिकल्ट, मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता है, किसी को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, किसी को टेस्ट देना डिफिकल्ट लगता है, किसी को राइटिंग डिफिकल्ट लगती है। तो सबसे पहले ये कीजिए, जिस भी टाइम आप उठें, 4 बजे उठें, 6 बजे उठें, 8 बजे उठें, 10 बजे उठें, 12 बजे उठें, सबसे पहले 2 घंटे वो काम कीजिए जो आपको मुश्किल लगता है। जैसे मैं 6 बजे उठता था, सर कहते थे कि अपना राइटिंग कर लीजिए,
अपना राइटिंग सुबह सुबह 2 घंटे कर लीजिए, 6 से लेके 8 या 7 से लेके 9। उसके बाद आप 9 से लेकर रात के 9-10 बजे तक आप फ्री रहेंगे। आपका कोई मेंटल बर्डन नहीं रहेगा, आप जैसे तैयारी करना चाहें वैसे करें। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे प्री के बाद मैंने अपने आंसर लिखने स्टार्ट किए 8-10 दिन बाद, तो मैंने सर को दिखाए, तो मैं अमेज था कि बस सर ने एक एक आंसर में इतनी त्रुटियां निकाली मेरे। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे आंसर लिखता हूँ, जो सच नहीं है, जो मेरे 5 मेंस में प्रतीत हो रहा है। तो सर ने कहा कि वही इंट्रोडक्शन आईएएस, एक आईएएस है जो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखता है, एक जो आईएएस है वो कंक्लूजन ऐसे लिखता है, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स सोचता था और लिख देता था। सर ने कहा कि जो प्रायोरिटी दीजिए पॉइंट्स को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले आना चाहिए, जो उसके बाद ये आना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा इतनी माइक्रो डिटेल्स तो मैंने अपने 5 अटेम्प्ट्स में नहीं की, अगर इतनी करता तो फिर बात ही कुछ और होती। मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ उसके बाद। और सर का भी सर्कल राजेंद्र नगर में काफी अच्छा है, तो सर ने मुझे मिलवाया कुछ फ्रेंड्स से। पहले मेरा सर्कल लिमिटेड रहता था अपने ऑफिस सर्कल से और यहाँ जो फ्लैटमेट्स थे उनसे। तो सर ने मुझे धीरज दहिया सर से मिलवाया, मेरे एक ऑफिस में है एक मनीष शौकीन सर, उनसे मिलवाया। उनसे मुझे डायग्राम की इम्पोर्टेंस पता चली कि किस तरीके से आप सिंपल सी चीज में भी, जो मतलब पॉवर्टी जैसी चीज में भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं। मुझे नहीं पता था, आपको हो सकता है पता हो, लेकिन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या सिंपल चीजों में भी आप अगर डिपिक्ट करेंगे डायग्राम की फॉर्म में तो वो पता चल सकता है आपको। और जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको सीनियर्स को कंसल्ट करना होता है। सर से मैंने ह्यूमन एचआर के क्वेश्चंस पूछे। सर ने मुझे बताया कि इस क्वेश्चन में देखो आप ऐसा आंसर करेंगे तो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी डिपिक्ट होगी। मैंने पूछा कि सर मैंने विनय साहब से पूछा कि मेरे में क्या कमी है, आपको क्या लगता है कि मैंने ऑफिस में क्या गलत किया होगा। तो बोले आप बताइए। अब मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा कि सर ऐसा तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी तो नौकरी ठीक ठाक चल रही है। तो सर ने कहा कि आप बताइए इसका आंसर, ऑनेस्टी डिपिक्ट होनी चाहिए। तो सर ने कहा कि मैंने कहा कि फिर कि देखिए मैंने तो कुछ ये गलत किया है कि छुट्टियां बहुत ली हैं। तो बोला सर ने कि आप इसको अपना आप बताइए इंटरव्यू में, ये आपकी डिपिक्ट होगा इंटरव्यू में कि भाई ऑनेस्टी डिपिक्ट होगी, आप बताइए इंटरव्यू में जाके। तो ये आप सर ने मुझे बताया। और सर ने मुझे धीरज दहिया सर से मिलाया, उनका भी बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। वो हमारी लाइफ में आए थ्रू सर, और मे भी 20-25 नंबर का जरूर फर्क पड़ता अगर वो होते या ना, अगर हमारी वो उसमें प्रिपरेशन जर्नी में ना होते। तो वो 271 रैंक से मे भी 450 आती, मे भी 500 में हम सिलेक्टेड ना होते। तो मैं बहुत लकी हूँ। तो सर ने मुझे, भाई है हमारे, तो उन्होंने गाइड किया और मैं बाय चांस सर की गाइडेंस में आया। तो थैंक यू। मैं तो अपनी यही कहूंगा जून साहब आपसे कि मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू देखे हैं या सुने हैं उनमें सबसे ऑनेस्ट इंटरव्यू लगा मुझे अपनी तरफ से ये। और मैं विश करता हूं कि आप देश की टॉप सेवा में बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएं और अपने जुनून और अपने स्किल से देश की सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों, आप भी लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपनी जून साहब की तरह आप भी एक अच्छी रैंक अचीव करके देश के टॉप लेवल के ऑफिसर बने। धन्यवाद जून साहब।